हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था इसका, जिसमें हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना और उससे संबंधित कुछ आयोग जैसे योजना आयोग, नीति आयोग, इस पर डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से स्टार्ट हुई थी और पहली पंचवर्षीय योजना क्या है, कब कब से कब तक चली, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना हमारी, तो पहली पंचवर्षीय योजना, तो पहले इसका टाइम देखते हैं कब से कब तक थी। तो 1951 से 1956 के बीच थी। इसका मॉडल यानी ये जो पंचवर्षीय योजना थी, ये किसके मॉडल पर आधारित थी? तो ये मॉडल था इनका हेरोड डोमर मॉडल। यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही कुछ खास खास पॉइंट है जो आपको याद करने हैं, बाकी इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य था सिंचाई एवं कृषि क्षेत्र का विकास। कृषि क्षेत्र का विकास। तो अब इस पर चर्चा करते हैं कि जो इसकी विकास रेट थी या विकास दर थी, यानी यह कितना विकसित यानी कितना सक्सेस हुआ, कितना अनसक्सेस हुआ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसकी विकास दर क्या थी? इसको विकास दर बोल सकते हैं। लक्ष्य बनाया गया था कि हमको 2.1% प्राप्त करना है, लेकिन हमने वास्तविक रूप में कितना प्राप्त किया? 3.6%। अतः हम बोल सकते हैं कि यह योजना सफल रही। सफल योजना। ये सारे पॉइंट्स पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर हमको याद रखने हैं, ठीक है। और कुछ आगे बढ़ते हैं इसके बारे में जानकारी करने के लिए। इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई या बनाई गई। सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई, जिसमें बांधों का निर्माण किया गया। 3 बांधों का। पहला कौन सा था? दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। दूसरा क्या था? भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। इन तीनों बांधों का जो निर्माण था इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, और इन्हीं तीनों बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इन बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर बोला था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर होंगे। आधुनिक भारत के मंदिर। इन्होंने यह तथ्य इन बांधों के उपलक्ष्य में प्रस्तुत किया था। फिर बढ़ते हैं इसी के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई। कार्यक्रम किसमें? 1952 में, यानी 1952 में विकास कार्यक्रम और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई। डेट पूरी लिख लेते हैं, 2 अक्टूबर 1952। तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर कुछ पॉइंट और रह गए थे जिनको हम देख लेते हैं। इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर 1955 में 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कोच
फैक्ट्री, जो कि कहाँ है, चेन्नई में है, चेन्नई में इसकी स्थापना की गई। इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है स्थापना की गई। किसके सहयोग से, तो यूएसए के सहयोग से, दोस्तों हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में इतने ही पॉइंट है जो हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। इसका मॉडल क्या था, इसका मॉडल था हेरोड डोमर मॉडल। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र का विकास करना। इसका उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करना था। और इसका लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था, इसका लक्ष्य था 2.1%, लेकिन इसने प्राप्त कितना किया 3.6%। अतः यह योजना विस्तृत रूप से सफल मानी गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इसमें जो था 3 परियोजनाएं बनाई गई, सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई। पहला बांध था, इसके अंतर्गत 3 बांधों का निर्माण किया गया। पहला बांध था दामोदर नदी परियोजना, दूसरा था भाखड़ा नांगल बांध, तीसरा क्या था, तीसरा था हमारा हीराकुंड बांध। और इन्हीं बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर भी बोला था। यह तथ्य उन्होंने दिया था इन्हीं बांधों पर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, उसके बाद जो है 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, इसकी स्थापना की गई थी यूएसए के सहयोग से। तो हमारे जो पहली पंचवर्षीय योजना है, इसमें इतने ही मेन मुख्य पॉइंट जो है आपको याद करने हैं। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड क्या रहा, ये जो है 1956 से 1961 तक चली, ठीक है। इसका जो मॉडल था, यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस, पीसी का मतलब है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य उद्योगों एवं खनिजों का विस्तार यानी विकास, उद्योगों एवं खनिजों का विकास। उद्योगों एवं खनिजों का विकास इसका जो है उद्देश्य था इस पंचवर्षीय योजना का। और इसी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था, यह लक्ष्य कितना था, यानी विकास दर, इसकी विकास दर क्या थी, इसका लक्ष्य कितना था, इसका लक्ष्य था 4.5%, जिसमें 4.5%, जिसमें वास्तविक रूप से कितना प्राप्त किए थे ये लोग, 4.2%। अतः यह पंचवर्षीय योजना लगभग सफल मानी गई, लगभग सफल रही। यह पंचवर्षीय योजना लगभग सफल रही, क्योंकि इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 4.5% था और इसने प्राप्त किया 4.2%। नेक्स्ट इसका पॉइंट देख लेते हैं। इसमें लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए, लौह इस्पात कारखाने, इसमें लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यानी इसको रब करना पड़ेगा। पहली यहाँ दूसरी डाल देते हैं, सॉरी यहाँ पहले रहने दो, यहाँ से दूसरी स्टार्ट है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 तक चली। इसका मॉडल क्या था, मॉडल था पीसी महालनोबिस, यानी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर यह पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसका उद्देश्य था उद्योगों एवं खनिजों का विकास, और इसकी विकास दर क्या निकली
लक्ष्य निर्धारित किया 4.5%, प्राप्त किया 4.2%, अतः लगभग सफल मानी जाएगी। ठीक है। फिर लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। चलिए इन कारखानों को नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम लोग इसको रफ करके। तो इसमें जो मुख्य कारखाने स्थापित किए गए थे, लौह इस्पात कारखाने। चलिए देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से थे वो और किन किन देशों की सहायता से बनाए गए थे। तो पहला था भिलाई कारखाना। यह जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था, छत्तीसगढ़ में। और यह किस देश की सहायता से बनाया गया? तो यह रूस की सहायता से बनाया गया था, रूस की सहायता से। ठीक है। दूसरा कौन सा था? दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना। यह कहां पर है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। इसे ब्रिटेन देश की सहायता से बनाया गया, ब्रिटेन की सहायता से। तीसरा क्या था? तीसरा हमारा है राउरकेला सर, राउरकेला। यह कहां पर है? यह उड़ीसा में। यह किस देश की सहायता से बनाया गया? तो यह जर्मनी की सहायता से बनाया गया, जर्मनी की सहायता से। चलिए इनको याद कैसे रखेंगे तो कुछ समझ लेते हैं अपने में ही, यानी कुछ ट्रिक जैसा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसका पहला वर्ड लेते हैं भिलाई, बा आएगा इसमें यानी बी इसका ले लेते हैं, सी इसका ले लेते हैं, आर इसका ले लेते हैं। तो क्या बन गया? BCR। हम लोग अगर गांव देहात से होंगे तो आप लोग जानते होंगे BCR का मतलब क्या होता है। BCR एक नॉर्मल से टीवी के रूप में होती है, टेलीविजन के टाइप में। वो पहले चलती थी, शायद अब नहीं चलती होगी। गांव देहात में अभी भी कहीं कहीं मिल जाएंगी इक्का दुक्का। ठीक है। तो यही वर्ड याद रख लेंगे, ये याद हो जाएगा हमें। बी से भिलाई, सी से छत्तीसगढ़, किस देश की सहायता से? तो रूस की सहायता से। ठीक है। नेक्स्ट है DPB। इसको ऐसे ही याद कर लेंगे, DPB यानी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, किसके सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। वैसे ये इसका वर्ड है रुज, RUJ, रुज मतलब राउरकेला, O मतलब उड़ीसा, J फॉर जर्मनी। तो ये कीवर्ड अब हम लोग बोल सकते हैं इसको याद रखने के लिए। ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना के। तो इसी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई 1956 में। और इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, को अपनाया। दोस्तों ये पॉइंट अक्सर करके एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है। ये हमको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो ये हमको याद रखना है खास करके। ठीक है। तो दोस्तों नेफ्ट की इसी में स्थापना की गई थी। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, कभी कभी एग्जामों पे पूछ लिया जाता है। नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी, नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ इंडिया। तो ये इसकी फुल फॉर्म है नेफ्ट की, नेशनल एग्रीकल्चरल
कोऑपरेटिव फेडरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जो फेडरेशन है दोस्तों, ये वर्ड मार्केटिंग के बाद आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा ये वर्ड फेडरेशन, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, फेडरेशन। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी में। इसको रिवीजन मार के फिर नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं इसी के। दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी 1956 से 1961 तक चली थी। इसमें जो लौह इस्पात कारखाने हैं इनकी स्थापना की गई थी। पहला था भिलाई, छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिसे रूस की सहायता से स्थापना की गई थी इसकी। दूसरा है दुर्गापुर, या पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसकी स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। तीसरा है राउरकेला, यह उड़ीसा में स्थित है, इसका निर्माण जर्मनी की सहायता से किया गया था। इनको हमने याद करने की कीवर्ड या ट्रिक जो भी मान लो वो बताया मैंने, यानी BCR, DPB, रूज, ये याद कर लीजिए, ये याद रहेंगे, ठीक है। उसके बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था, और इसी में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। इसी में NAFED की स्थापना की गई थी, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 2 अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो हमारे मुख्य पॉइंट्स थे ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इतना ही पॉइंट्स हमको पढ़ने, ज्यादा इसका खास मतलब कुछ ज्यादा खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हमें जरूरत है उतना ही पढ़े, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए हम दूसरी के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ते हैं। लिख लेते हैं इसको, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना पहली हमारी कितने तक चली थी? 1951 से 56 तक चली थी। दूसरी 56 से 61 तक चली थी। तो तीसरी कब से कब तक चलेगी? 1961 से 1900, 5 जोड़ दीजिए इसमें, 1967, यानी 1961 से 1967, सॉरी 1966, 6 जोड़ देंगे तब 7 होगा ना, 5 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मॉडल क्या था, यह किस मॉडल पर आधारित थी? यानी इस पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था ये किसने तैयार किया था? सुखमय चक्रवर्ती जी ने। किसने? सुखमय चक्रवर्ती जी ने। जी हाँ दोस्त, सुखमय चक्रवर्ती, सुखमय चक्रवर्ती, इन्होंने ही इस मॉडल का जो है इसी मॉडल पे, इसी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था, इन्हीं के मॉडल पर, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य क्या था, इसका इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, मेन पॉइंट तो यही है हमारा। इसमें जो है कृषि एवं उद्योगों का विकास, यानी पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था? कृषि का विकास ओनली। दूसरी में क्या था? उद्योगों का विकास। तो तीसरी में क्या बोला गया? चलो हम दोनों का मिला के विकास करते हैं, यानी कृषि एवं उद्योग दोनों का विकास करते हैं इसमें साथ में, कृषि एवं उद्योगों का विकास। विकास दर तो ये भारी कैसे पड़ा अभी बताते हैं। इसका लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5.6%, 5.6%। लेकिन ये प्राप्त कितना कर पाए? प्राप्त कितना हुआ? 2.6%, 2.6%। यानी इन्होंने निर्धारित किया 5.6% कि हाँ हम लोग इतना प्राप्त कर सकते हैं कैसे भी करके, लेकिन प्राप्त कितना कर पाए? 2 यहाँ 6 नहीं 8 है, 2.8%। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना तो हमारी सफल रही क्योंकि इसमें ओनली कृषि था। दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी सफल रही क्योंकि उसमें ओनली उद्योग था। लेकिन तीसरी में क्या हुआ? कृषि एवं उद्योग दोनों का विकास करने की सोचा गया, लेकिन क्या हुआ कि यह असफल रही, यह पंचवर्षीय योजना असफल रही क्योंकि इसके कुछ कारण होते थे, कारण है जो आगे चल के हम चर्चा करने वाले हैं। तो अतः इसको हम असफल मान सकते हैं, यह योजना असफल रही क्योंकि आप देख सकते हैं ना कितना आंकड़ा जा रहा था, कितना आया, हमने प्राप्त किया, इसी की वजह से असफल मानी गई। तो नेक्स्ट इसके प्रमुख कार्य देख लेते हैं। प्रमुख कार्य की इस पंचवर्षीय योजना में
क्या क्या कार्य हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या चीज का निर्माण किया गया 1964 में। पहला पॉइंट, 1964 में जो है बोकारो लौह इस्पात कारखाना खोला गया। बोकारो लौह इस्पात कारखाना खोला गया। लौह इस्पात कारखाना खोला गया। पहला पॉइंट, बोकारो लौह इस्पात कारखाना खोला गया 1964 ईस्वी में, ठीक है, जो कि झारखंड में था और यूएसएसआर की सहायता से बनाया गया। ये कहाँ स्थित है? ये जो कि झारखंड में है। झारखंड में किस देश की सहायता से बनाया गया? तो रूस की सहायता से, रूस यूएसएसआर जिसको बोलते हैं की सहायता से। दोस्तों बोकारो लौह इस्पात कारखाना जो कि झारखंड में स्थापित है, इसे यूएसएसआर रूस की सहायता से स्थापना की गई इसकी। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसमें जो है 1 जुलाई 1964 ईस्वी को आईडीबीआई की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1964 में आईडीबीआई की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1964 ईस्वी को आईडीबीआई की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, इतना रिवीजन करके फिर नेक्स्ट पेज पर हम लोग बढ़ते हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी कब से कब तक चली? 1961 से 1966। ठीक है, इसका जो मॉडल था ये किसने तैयार किया? ये सुखमय चक्रवर्ती जी ने तैयार किया। इसका उद्देश्य क्या था? ये कृषि एवं उद्योगों का विकास, यानी दोनों कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र दोनों का सम्मिलित विकास करने के लिए यह योजना लाई गई। ठीक है, उसके बाद इसकी विकास दर क्या थी? लक्ष्य हमारा था 5.6%, लेकिन हम लोग ने वास्तविक में कितना प्राप्त किया? 2.8%। अतः यह नैया इसकी पार लग गई, यह डूब गई, असफल घोषित हो गई। ठीक है, इसके प्रमुख कार्य क्या थे? इसमें 1964 ईस्वी में बोकारो लौह इस्पात कारखाना खोला गया इसी के अंतर्गत, जो कि झारखंड में स्थित है और यूएसएसआर रूस की सहायता से स्थापना की गई इसकी। और इसी में 1 जुलाई सन 1964 ईस्वी में आईडीबीआई की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसी पंचवर्षीय योजना में जो नेक्स्ट कार्य हुए, हमारे प्रमुख कार्य क्या हुए? 14 जनवरी 1965, 14 जनवरी 1965 इसमें जो है एफसीआई की स्थापना की गई। एफसीआई की स्थापना, एफसीआई भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम, इसमें एफसीआई की स्थापना की गई। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। स्थापना की गई। इसी में 14 जनवरी 1965 में एफसीआई की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में रखा गया। हेडक्वार्टर जिसका क्या बनाया गया? नई दिल्ली। इसका कार्य क्या था? ये किस कार्य के लिए बनाया गया था? या बफर स्टॉक के लिए बनाया गया। बफर स्टॉक यानी जो अनाज था उसको स्टॉक करने के लिए, यानी एक निश्चित समय के लिए उसका जो स्टोर करके रखने का काम था, वो बफर स्टॉक कार्य, मतलब यही इसका कार्य होता है कि अनाजों को एक तरह से स्टॉक कर सके, ताकि विपदा आने पर हम इसका तो सदुपयोग कर सके। ठीक है, इसमें और नेक्स्ट पॉइंट क्या था? 1 जनवरी 1965 में 1 जनवरी 1965 में इसमें 1 जनवरी 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई। कृषि कीमत आयोग। तो इसके अंतर्गत 1 जनवरी 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई। अब इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम चेंज कर दिया गया है, तो इसका नया नाम देख लेते हैं। इसका नया नाम है कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य
आयोग, ये इसका नया नाम है। कृषि लागत और मूल्य आयोग, जो कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल costs and prices ये इसका नया नाम था। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं CACP। ठीक है। इसके बाद इसका जो कार्य था, इसका कार्य क्या निर्धारित किया गया, या मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अनुशंसा करना, यानी MSP की अनुशंसा करना। इसका कार्य क्या था, MSP यानी मिनिमम कॉस्ट सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अनुशंसा करना, ये इतना इस रिवीजन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पर चलने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको रिवीजन कर लेते हैं। 14 जनवरी 1965 में FCI की स्थापना की गई, भारतीय खाद्य निगम जिसको बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली बनाया गया। ठीक है, इसका कार्य क्या था, इसका कार्य था बफर स्टॉक, यानी अनाज को स्टॉक करने का काम करती थी। ये जो आयोग था, यह उसका काम करता था। 1 जनवरी 1965 में कृषि कीमत आयोग का गठन किया गया। उसके बाद इसका नया नाम आज हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइस, CACP जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसका कार्य क्या था, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अनुशंसा करना। उसके बाद इसको रफ करके हम इसके अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, MSP जो है वर्तमान में, MSP वर्तमान में 22 फसलों के लिए जारी होता है। 22 फसलों के लिए जारी होता है। इसको याद रखना है दोस्तों कि MSP वर्तमान में जो है 22 फसलों के लिए जारी होता है। उसके बाद गन्ने की फसल के लिए FRP जारी होता है। यह हमको ध्यान करने वाला पॉइंट है। गन्ने की फसल के लिए स्पेशली गन्ने की फसल के लिए FRP जारी होता है। FRP का फुल फॉर्म क्या होता है देख लेते हैं। FRP मतलब होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं। MSP की जो घोषणा है भारत सरकार के अंतिम आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति के द्वारा की जाती है। MSP की घोषणा जो है भारत सरकार के अंतर्गत आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति के द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल समिति के द्वारा की जाती है।
इस पॉइंट को याद रखेंगे। और इस जो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति जो है, यह समिति, इसके अध्यक्ष कौन कौन थे, मतलब अध्यक्ष कौन होता है, और इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये जो समिति है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि ये कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों को विकास करने के लिए बनाई गई थी, तो ये असफल हो गई थी, जैसा कि हम लोगों ने पिछली मतलब कुछ टाइम पहले देखा था कि ये असफल हो गई। तो ये असफल क्यों हो गई, उसके कुछ कारण थे। उसके कारण क्या थे? योजना के असफल होने के कारण। दोस्तों कारण हम इसका नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, पहले इसको रिवाइज करके रफ कर देते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी 1961 से 1966 तक चली। हम लोग इसका इतना रिवीजन ही कर लेंगे कि 1961 से 1966 ये याद ही रह जाएगा हमको। इसमें जो है एमएसपी वर्तमान में 22 फसलों के लिए जारी किया जाता है, जो हमने पिछली मतलब कुछ टाइम पहले पढ़ा था। गन्ने की फसल के लिए स्पेशली एफआरपी जारी होता है। एफआरपी यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। एमएसपी की घोषणा भारत सरकार के अंतर्गत आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति के द्वारा की जाती है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना के असफल होने के कारण जो है हम इसका नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। दोस्तों योजना के असफलता के कारण हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह योजना क्यों असफल रही। तो पहला कारण था, बहुत ही दुखद कारण था, 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध, जिसमें हमारे देश की स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी थी आर्थिक मामले में। इसीलिए यह पंचवर्षीय योजना ज्यादा सफल नहीं हो पाई। इसीलिए नेक्स्ट और भी कारण थे, जैसे कि भारत पाक युद्ध दूसरा था 1965 में, भारत पाकिस्तान युद्ध यानी भारत पाक युद्ध। इस पंचवर्षीय योजना को असफल करने के यही कुछ कारण रहे। और 1965 से 66 के बीच अकाल पड़ा था। 1965 से 66 के बीच, 65 से 66 के बीच जो है अकाल पड़ा हुआ, अकाल हो गया था। इसीलिए यह पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो पाई। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो शायद यह पंचवर्षीय योजना उन दोनों योजनाओं से काफी बेहतर साबित हो सकती थी। तो चलिए इसी पंचवर्षीय योजना में इतने ही पॉइंट्स है जो हमको मुख्य रूप से याद करने हैं। बाकी है तो बहुत कुछ इसके अंदर जो आप फिर कभी फुर्सत में पढ़ाएंगे। इतना अभी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफी है, ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद दोस्तों जो है योजना अवकाश आया, ठीक है, क्योंकि जो दुर्घटनाएं हुई यानी युद्ध हुए उसके चलते हमें योजना अवकाश लाना पड़ा उस बीच। तो पहला अवकाश था योजना अवकाश था प्लान हॉलीडे, जिसको बोलते हैं 1966 से 1959 तक। यह योजना अवकाश 1966 से 1959 तक रहा, ठीक है। इसमें वार्षिक योजनाएं बनाई गई, इसमें जो है वार्षिक योजनाएं बनाई गई, ताकि हम उस स्थिति से अच्छे से निपटारा पा सके और उसमें से उभर सकें, ठीक है। इसमें वार्षिक योजनाएं बनाई गई। और 1966 से 1967 में, 1966 से 1967 तक, 1966 से 1967 में औपचारिक रूप से हरित क्रांति प्रारंभ हुई। औपचारिक रूप से हरित क्रांति प्रारंभ हुई। ये वर्ड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। यह 1966 से 1967 के बीच में जो औपचारिक रूप से हरित क्रांति का आरंभ हुआ, यह इंपॉर्टेंट तथ्य है याद करने के लिए हमारे लिए। उसमें भारत में इसके जनक जो है MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। जो हरित क्रांति है
इसके जो जनक हैं भारत में इसके जनक बोला जाता है इनके MS स्वामीनाथन। जो हरित क्रांति है, भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम अपनी अगली पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ते हैं। योजना अवकाश में इतना ही कुछ हमको याद करना है। हमारी नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना है चौथी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 1966 से 1969 तक तो हमारा योजना अवकाश ही चला था। उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लगी 1969 से 1974 तक। इस पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, मॉडल क्या था इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल था DR गॉडगिक मॉडल जो था, इसका मॉडल था DR गॉडगिक। यानी यह पंचवर्षीय योजना DR गॉडगिक जी के मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य अक्सर करके एग्जामों में, SSC के एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। यह क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन SSC अक्सर करके एग्जाम में पूछती रही है, क्योंकि यह उद्देश्य जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। उसके बाद इसके प्रमुख कार्य देख लेते हैं। इस पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्य देखने की कोशिश करते हैं। पहला कार्य क्या किया गया? इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। 1971 में भारत पाक युद्ध फिर से हुआ। इसी के पंचवर्षीय योजना में भारत पाक युद्ध भी हुआ, देखने को मिला फिर से। उसके बाद 1969 में इसरो की स्थापना हुई। 1969 में इसरो की स्थापना जो कि इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हुआ? इसमें 1970 में श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ। 4 नंबर 1970 में श्वेत क्रांति, यानी ये जो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि श्वेत क्रांति किस उत्पाद से रिलेटेड है, तो उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे दूध, गेहूं और खनिज, ऐसे करके। तो उसमें आपको दूध टिक करके आना है। ठीक है दोस्तों, श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन। और भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं, किनको बोला जाता है? जनक डॉक्टर वर्गीस
इसके जो जनक हैं दोस्तों, जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इसको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और इसी पंचवर्षीय योजना में एक विकास बोर्ड की स्थापना की गई, जिसको जो है दुग्ध उत्पादन जो है उसी के प्रचलन में था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसकी स्थापना की गई, ठीक है। कब की गई? 1965 में। इसी के तहत जो है दुग्ध उत्पादन का प्रचलन होता है। तो हमारा जो है आज का वीडियो यहीं तक चलता है, ठीक है, क्योंकि अभी वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आगे की योजनाएं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये याद रखिएगा और इसको रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग घर पे जाके, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें। ओके, धन्यवाद।